नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। उत्तराखंड के बेहद सीनियर आईएएस हैं, सीएम सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सीएम हैं और साथ ही साथ ऊर्जा जैसे बड़े विभाग को संभाल रहे हैं मीनाक्षी सुंदरम जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस खास कार्यक्रम में। बहुत सारी बातें होंगी आज इनसे और बहुत सारे हम लोग चर्चाएं करेंगे, आपके मन की भी बात पूछेंगे इनसे, कोशिश करेंगे कि उनके जवाब भी हम तक आ सकें। और भी कुछ बातें हैं जो, क्योंकि ऊर्जा एक इतना बड़ा विभाग है और ख़ास तौर पर ऊर्जा प्रदेश के तौर पर उत्तराखंड की पहचान होती है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, उस राह पर हम लोग किस मंजिल तक पहुँचे हैं, किस पड़ाव तक पहुँचे हैं और हमें कहाँ तक जाना है, हमारी मंजिल क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें होंगी। शुरुआत करते हैं हम। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं तो ऊर्जा प्रदेश की बात जो होती है वो सबसे पहले आती है। तो इससे हम कहाँ तक इस राह में पहुँच पाए हैं, कितना मूर्त रूप दे पाए हैं हम कि हम जो हमारा पोटेंशियल है ऊर्जा उत्पादन का, हाइड्रो पावर चूँकि अहम है यहाँ पर, जल विद्युत, तो हम उस पर कहाँ तक जा पाए हैं और क्या एक्सप्लोर अभी करना बाकी रह गया हम लोग को? अभी ऊर्जा प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमको। अभी हमारे जितने ऊर्जा ज़रूरतें हैं प्रदेश के, उसके 40% ही हम लोग पैदा कर पा रहे हैं और 60% ऊर्जा हम लोग बाहर से प्रोक्यूर कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक चिंताजनक स्थिति है और हमारे पास बहुत अपार संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है, उसका सही ढंग से अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। तो इसको करने के लिए हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तो स्ट्रेटजी है जो हमारे रुकी हुई परियोजनाएं हैं, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय के लेवल पर रुकी हुई हो या भारत सरकार के लेवल पर रुकी हुई हो, उसको हम लोग परस्यू कर रहे हैं अप्रोप्रिएट लेवल पर। जैसे अलकनंदा में लगभग 24 परियोजनाएं रुकी हुई है। अलकनंदा पे हाइड्रो पावर की, अलकनंदा में नदी में हाइड्रो पावर की 24 परियोजनाएं रुकी हुई है। उसके लिए हम लगातार भारत सरकार से परस्यू कर रहे हैं। उसका फलस्वरूप एक मीटिंग अभी पीएमओ लेवल पर कराए गए थे, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किए गए थे। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के अधिकारीगण उसमें अवेलेबल थे, पावर मिनिस्ट्री के, जल शक्ति मंत्रालय के, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के और MOEF के। तो एक कंसेंसस ये बनी थी कि जो छोटे परियोजनाएं हैं उसको तुरंत क्लियर करें और एक बावला नंद प्रयाग परियोजना के लिए स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध किया गया था, वो अभी विचाराधीन है। अब उसके जो फाइनल डिसीजन है हम लोग अभी नहीं मिला है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट के फेवर में कुछ डिसीजंस हो जाएंगे। इसके अलावा सेकंड जो लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे स्मॉल एंड माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, जिसके लिए हम लोगों को भारत सरकार में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो दूसरे नदियां हैं, यमुना है या गौरी गंगा है, इस तरीके की नदियों में जो परियोजनाएं प्रस्तावित है, तो उसको हम लोग एक्सप्लोरेट करना चाहते हैं और उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हम UJVNL या हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के माध्यम से डेवलप करेंगे। हालांकि नॉर्मली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत छोटे परियोजनाओं में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कुछ हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से जो निजी विकास करता है उनसे डेवलप कराएंगे। उसके लिए हमारी पॉलिसी जो स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी, उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया है। हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल। हिमाचल में बहुत ज़्यादा स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आए हैं और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बल में ही वो पावर सरप्लस स्टेट बन गए हैं। तो उसमें हम लोग बहुत विस्तृत रूप से कार्य करेंगे। अभी हमारे 19 परियोजनाओं के DPR जो हैं अभी बनाने की कार्रवाई चल रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सितंबर महीने से शुरू करके हम लोग दिसंबर महीने तक इसकी बिडिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। अच्छा, दो सवाल हैं। एक तो बड़ा सवाल ये है कि ये योजनाएं जो आप बता रहे हैं कि जो योजनाएं रुकी हैं, इनकी अहम वजह क्या है कि ये रुक क्यों गई हैं? दूसरा ये है कि ये जो योजनाएं आ रही हैं हमारे पास, जब हम इसको, तो हम फिर इसको कितने साल के लिए हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास, क्या हम वाकई में सरप्लस हो जाएंगे या फिर बहुत पहले से कभी योजनाएं बन जाती हैं, फिर सरकारी फाइलों में रहती हैं, मुश्किलों में फंसती हैं, लोगों का भी विरोध कई जगह पर आता है और फिर हम, होता ये है कि जो हमने प्रोजेक्ट प्लान किया था वो पिछड़ जाता है भविष्य के हिसाब से। देखिए, हमारी मल्टीपल रिवर्स हैं स्टेट में, उसमें गंगा और गंगा के सहायक नदियों पर अभी वर्तमान स्टेज में बंद है और उसमें भागीरथी में पूर्ण रूप से बंद है। भागीरथी में आपको याद होगा कि प्रोफेसर GD अग्रवाल अनशन पर बैठे थे भागीरथी में जो
परियोजनाएं बन रही हैं। फिर उसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन हुआ और एक डिसीजन हुआ था कि डिसीजन के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उस समय एक डिसीजन हुआ था कि भागीरथी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए और हमारे पाला मनेरी, भैरव घाटी और मनेरी बाली, पाला मनेरी, भैरव घाटी और लोहरीनाग पाला, ये 3 परियोजनाएं बंद कर दी गई थी। लोहरीनाग पाला परियोजना तो काफ़ी एडवांस्ड स्टेज में थी, फिर भी बंद कराए गए। और अब अलकनंदा में एक सिमिलर परिस्थितियां बनी है, इसलिए इस बार हम लोग बहुत अच्छे पैरवी कर रहे हैं अलकनंदा नदी के जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर के। अभी MOEF ने एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया था, तो एक्सपर्ट कमेटी ने 10 परियोजनाओं को हरी झंडी दे दिया है। हम भारत सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आपके अपॉइंट किए हुए एक्सपर्ट कमेटी ने जिन 10 परियोजनाओं के लिए हरी झंडी दिया है, कम से कम उसको स्टार्ट करने का अनुमति हमें मिल जाए। और इसके अलावा एक हमने हाल ही में निर्णय लिया था कि हम THDC के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे UJVNL का। तो ये जॉइंट वेंचर अब लगभग बन के तैयार हो गया है और इस जॉइंट वेंचर परियोजना के माध्यम से हम लोग कुछ जो दूसरे नदियों की परियोजनाएं हैं उसको हम लोग टेकअप करेंगे। और उसके साथ साथ एक विचार ये भी है कि हम कम से कम एक थर्मल पावर प्लांट बनाएं ताकि हमें बेस लोड की जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो ख़त्म हो जाए। और इसके लिए चूँकि कोल को किसी अन्य प्रदेश से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में उसकी लागत बढ़ जाएगी, इसलिए कोल रिजर्व्स जिस स्टेट में है उस स्टेट में उस परियोजना को बनाएं। तो अभी टेंटेटिवली ये डिसीजन हुआ है कि उड़ीसा में हम लोग बनाएं और THDC के पास उड़ीसा में कोल माइनिंग का लाइसेंस भी है, तो इसलिए कोल मिलने में भी हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। तो ये भी एक प्रयास भी चल रहा है। मतलब एक सामान्य भाषा में समझे तो उत्तराखंड अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जहां राज्य में हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत परियोजनाएं उनको बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि जो थर्मल पावर है जिसमें कोयले से हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसके लिए हम चूँकि यहाँ बना नहीं सकते, उसको ला नहीं सकते, तो हम उड़ीसा में जाके उसको बनाएंगे, फिर हम उसको ग्रिड के ज़रिए खुद के लिए यूज़ करेंगे। जी। और एक और बात है, यमुना नदी और टॉन्स नदी में जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं, जैसे लकवाड़ परियोजना काफ़ी समय पहले इसकी DPR बनी थी और लगभग UP के टाइम पे बनी थी और रुकी हुई थी, तो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क मौके पर प्रारंभ हो गया है और हम इसको 4-5 साल के अंतराल में ही ख़त्म करके कमिश्निंग करना चाहते हैं। और उसी का जो एक अपस्ट्रीम वाला प्रोजेक्ट है 82, तो जो ऑलरेडी कमीशन हो गया है, उसका बेनिफिट स्टेट को मिल रहा है। और इसके अलावा आराकुड त्यूनी प्लाजू, ये 2 परियोजनाएं हमारे एडवांस्ड स्टेज में हैं। त्यूनी प्लाजू को तो हम लोग दिसंबर तक टेंडरिंग स्टेज में आ जाएंगे, आराकुड त्यूनी को भी हम लोग अभी PIB में परस्यू कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी कुछ परियोजनाएं ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने लिया नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम लोग UJVNL या UJVNL के संयुक्त उपक्रम या THDC किसी को अलॉट करते हुए जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये लगभग मई 2023 की रिपोर्ट है, ये 22 की रिपोर्ट है अप्रैल की। इसमें जो एक अनुमान लगाया गया है कि उत्तराखंड में 25,000 मेगावाट प्रति वर्ष तक का हम लोग पोटेंशियल मतलब बना सकते हैं, योजनाएं हम लोग ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में लगभग 4,000 मेगावाट के आसपास ही हम पहुंच पा रहे हैं। तो जो योजनाएं हमारे पास हैं फिलहाल, जो चल रही हैं या फिर हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे अगर जनता ये चाहे कि हम वाकई में जैसा हिमाचल में सरप्लस हो गए, तो क्या उत्तराखंड में भी हम सरप्लस हो जाएंगे? नहीं, पूरा 25,000 हम लोग इसलिए नहीं अचीव कर पाएंगे, उसके लिए हमें भागीरथी और अलकनंदा भी अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा। और ये दोनों अभी अवेलेबल नहीं है। एक और बात है, कुमाऊं में कई सारी नदियां हैं, लेकिन उन नदियों में जो वहाँ के टेरेन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कास्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमने एक और अनुरोध भारत सरकार से किया था, क्योंकि आप EC प्रोजेक्ट को हमको करने से रोक दिया है, डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट की तरफ हमको जाना पड़ रहा है मजबूरी में, तो आप हमें वायबिलिटी गैप फंडिंग कर दीजिए। तो ये भी अभी एक, क्योंकि अगर हम उसको बहुत महंगे उत्पादन को करते हैं तो शायद जनता को भी उसका भार उठाना पड़ सकता है। डेफिनेटली, क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो परचेज प्राइस भी डिसाइड करता है, उसके साथ सेल प्राइस भी डिसाइड करता है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर परचेज कॉस्ट बढ़ जाएगा UPCL को, तो नेचुरली सेल कॉस्ट भी बढ़ेंगे।
जब बात यहाँ तक आई है तो पिछले कुछ महीनों से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि हमारे पास कोटा कम हो जाता है जब, तो हम बाज़ार से ख़रीद रहे हैं। और बाज़ार से जब हम पीक सीजन्स होते हैं उस समय जब बाज़ार से ख़रीदते हैं बिजली, तो खुले बाज़ार से हमें बहुत महंगी बिजली मिलती है और उसका बोझ हमें जनता पे डाल पड़ता है उसका। और पिछले कुछ 1-2 दिनों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट्स भी लिए जा रहे हैं या सरचार्जेस भी लिए जा रहे हैं, तो इनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? क्या विभाग के पास कोई ऐसी व्यवस्था है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि बेस लोड हमें पूरा करने के लिए हमें थर्मल पावर प्लांट में जाना चाहिए। तो बेस लोड के कुछ हद तक एड्रेस करने के लिए 2 गैस बेस्ड पावर प्लांट्स बनाए गए थे स्टेट में। ये उधम सिंह नगर जनपद में है, लेकिन बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर आया था तो उसके बाद गैस की सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और उसकी वजह से गैस वहाँ पर पहुँच नहीं रहा था और गैस की महंगे दाम होने की वजह से बिजली भी बहुत महंगे रेट पर, जो एक्सचेंज वाला रेट है उससे भी ज़्यादा हाई पर खरीदने वाली नौबत आई थी। फिर हमने गैस बेस्ड पावर प्लांट के ऑपरेटर्स को पावर प्लांट बंद रखने के लिए एडवाइस कर दिया था और उसकी वजह से हम लोगों को जो बाहर से जो परचेज़ का क्वांटम है ये बहुत बढ़ गया था। अदरवाइज़ भी हम लोग बाहर से परचेज़ करते थे लेकिन उसकी क्वांटम कम था और इस बार चूँकि गैस की जो किल्लत हुई थी उसकी वजह से ये डिफ़िकल्टी अराइज हुई थी। लेकिन अब हम दोनों पावर प्लांट को लिमिटेड कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। गेल ने भारत सरकार के अनुरोध पर कुछ सस्ते दाम पर गैस इंपोर्ट किया है। कुछ व्यवस्था हुआ है जो पूरे कंट्री में जितने गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको चलाने के लिए, तो अब हम चला रहे हैं। इसके अलावा एक और गैस बेस्ड पावर प्लांट है जिसका एलोकेशन होना बाकी है, वो भी हम लोग शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे और उसके बाद हमें ये जो क्वांटम हम एक्सचेंज में परचेस करते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे एक्सचेंज के परचेस में भी 3 तरीके के मार्केट हैं। एक तो रियल टाइम मार्केट है जिसमें उसी समय आप बिडिंग करते हैं, हाँ तुरंत करते हैं, और एक डे अहेड मार्केट है जो कल के दिन के लिए खरीदते हैं प्रोजेक्शन करके जी, और एक मंथ अहेड मार्केट है जो अगले महीने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके के मार्केट है और रियल टाइम मार्केट में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो पिछले बार हमारे एडवाइस पर हम जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला मार्केट है उसको अपनाया है, मतलब डे अहेड मार्केट और मंथ अहेड मार्केट को ज़्यादा यूज़ किया था। तो क्योंकि बनिस्बत उसमें थोड़ी सस्ती मिलती होगी जी, थोड़ा सा सस्ती मिलता है क्योंकि रियल टाइम मार्केट में कई सारे लोग बिडिंग करते हैं। गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट प्लेयर्स के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी बिड करते हैं, तो बिड प्राइस ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अच्छा, आप तो ब्यूरोक्रेट हैं लेकिन एक पॉलिटिकल गलियारों में सवाल उठता है कि क्या बिजली मुफ्त भी दी जा सकती है? एक सरकारी मशीनरी का क्या इसमें सोचना होता है कि क्या बिजली जो है, जो उत्पादन हो रहा है और क्या वो लोगों तक जो पहुंच रही है, क्या कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि बिजली मुफ्त भी मिल सकती है? देखिए, किसी भी रिसोर्स को अगर प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा सरकार के पैसा लगते हैं तो उसको मुफ्त में सप्लाई करना अच्छी इकोनॉमिक्स तो नहीं माना जाता है। मैं इकोनॉमिकल रूप में उसका जवाब दे रहा हूँ, पॉलिटिकल रूप में नहीं। और अच्छी इकोनॉमिक्स तो नहीं माना जाता है। और जिन स्टेट्स ने कुछ हद तक फ्री किया है, कुछ स्टेट्स ने पूरा ही फ्री किया है, जो भी किया है वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसोर्स बेस है ये भी बहुत विशाल होना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेशन कभी इसको बेयर नहीं कर सकता। कॉरपोरेशन को बेयर करने के लिए बोला जाएगा तो कॉरपोरेशन जो है बंद करने की स्थिति आ जाएगी। और गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू रिसोर्स बेस है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, कोई भी चीज़ फ्री में मिलता है तो उसके मिसयूज़ बहुत होते हैं। तो फ्री वाला इकोनॉमिक्स तो कभी भी अच्छा इकोनॉमिक्स नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़, चूँकि आप रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत आपके पास है वो विभाग, और पिछले कुछ सालों से हमने उत्तराखंड में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, चाहे पूरे देश में ही पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हमने सोलर पावर को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ सालों में कदम बढ़ाए हैं। लोगों की छतों पे, अब रूफटॉप पे हम देखते हैं सोलर पैनल्स बढ़ रहे हैं लगातार, गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडी दे रही है। कहाँ तक पहुँचे हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं सोलर पावर में? सोलर पावर में 2 तरीके की सोलर
एनर्जी सिस्टम्स है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है जो रूफ टॉप वगैरह जो आप कह रहे हैं, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से लोग अपने घरों की छतों पे लगा लेते हैं। दूसरा है यूटिलिटी स्केल सोलर, जिसमें बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड में मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। ये यूटिलिटी स्केल सोलर प्लांट ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात और कुछ सदर्न स्टेट्स में, तमिलनाडु वगैरह में लगाया जा रहा है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर बंजर या अनुपयोगी ज़मीन है या डेसर्ट का ज़मीन है, ये ज़्यादा है और उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी अन्य प्रयोजन संभव नहीं है। हमारे पास क्या है कि हम बहुत लैंड स्कैर्स स्टेट हैं, उसकी वजह से हम बहुत बड़ा यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्लांट हमारे यहाँ नहीं लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर के हमारे पास स्कोप है, लेकिन उसकी भी अपनी चैलेंजेस हैं। अभी हमने हाल ही में एक सोलर पावर पॉलिसी बनाया था जिसमें हम 2000 मेगावाट जनरेशन तक ले जाने का एक टारगेट रखा है। 3 साल में इस टारगेट को अचीव करने का लक्ष्य रखा है। 2000 मेगावाट हम अगले 3 सालों में कर सकते हैं अचीव सोलर पावर। जी, उसके लिए कई मल्टीपल स्कीम्स और इंटरवेंशंस उसमें प्रपोज किए गए हैं, इंसेंटिव्स प्रपोज किए गए हैं और हमें इस बार इस पॉलिसी को बनाने से पहले हमने बहुत विस्तृत स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एक्सरसाइज भी किया है। तो कुल मिलाकर के पॉलिसी सबकी पसंदीदा पॉलिसी के रूप में एक अंतिम रूप उसको मिला है और बहुत जल्दी हम इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करना, ये सब हम शुरू करेंगे। पॉलिसी तो पहले भी थी सोलर पावर को लेकर। जब हम अभी कुछ दिनों पहले ही नई पॉलिसी आई है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है, तो इस नई पॉलिसी में नया क्या है? इस नई पॉलिसी में कई सारे इंसेंटिव्स हमने रखा है। जैसे पहले देखिए, सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये है कि पहले जो भी सोलर पावर लगाते थे उनके मन में एक शंका होता था कि यूपीसीएल हमारे साथ पावर परचेज एग्रीमेंट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा कमोडिटी नहीं है कि जिसको आप बाज़ार में जाकर के बेच सकते हैं। इसकी एकमात्र खरीदार है, उस एकमात्र खरीदार का इसमें रुचि होगा कि नहीं है। अब इस बार वाले सोलर पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर दिया है सोलर पावर अगर कोई प्रोड्यूसर हैं और इस पॉलिसी के तहत आए हैं तो उनसे पीपीए करना अनिवार्य होगी। यूपीएससीएल खरीदेगा ही खरीदेगा। जी, ये पहला है। दूसरा, कई सारे इंडस्ट्रीज़ का ये डिमांड आया था कि हमारे पास बहुत सारे रूफटॉप पे हम लोग लगाना चाहते हैं और खुद यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उसको कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं। तो ये कैप्टिव पावर प्लांट लगाने का भी इसमें प्रोविज़न कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें देखने को मिलेगी। तो अगर आम आदमी चाहे अपने घर की छत पर सोलर पावर लगा के और अपनी जो बिल है उसको शून्य करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? एक सामान्य प्रश्न है, लोग जानना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के ज़रिए भी हम बता पाएँ उनको। एक एक व्यक्ति को उसके इक्विपमेंट खरीदना, टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, उसकी ट्रेनिंग लेना, फिर अपना पावर परचेस एग्रीमेंट तक ले जाना, इसमें कठिनाई होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे कलेक्टिव एफर्ट हो इसमें, और कोई भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने एरिया में जितने मकान हैं उन सब के लिए एक साथ आवेदन करेंगे तो ये बेहतर होगा और उसमें हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी बेस्ट बेनिफिट मिल जाएंगे। अदरवाइज़ तो बहुत छोटे छोटे चीज़ों में आप डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसमें बढ़ जाता है। तो हम रूफटॉप को ज़रूर प्रमोट करेंगे, लेकिन रूफटॉप इंडिविजुअल रूप में ना आए, रूफटॉप कलेक्टिव रूप में आए। अच्छा, आपने हालांकि इस बारे में बताया, लेकिन जैसे लोहारी नागपाला है या फिर और भी कई योजनाएं होती हैं, बहुत करोड़ों रुपए हम खर्च कर देते हैं, लेकिन उनमें उत्पादन नहीं हो पा रहा है, पर्यावरणीय दिक्कतें हैं, आप बता रहे जिस तरीके से भागीरथी में हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है, क्योंकि हमारे पास है, नदियां हैं हमारे पास, और हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड को लेकर कि उत्तराखंड में ऊर्जा जो है न सिर्फ उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक पावर प्लांट की तरह काम कर सकता है। तो क्या आने वाले सालों में हमको कुछ अपनी पॉलिसीज़ में इस तरीके के चेंजेस करने चाहिए कि हमारी जो योजनाएं हैं वो समय पे बने, उनको लेकर जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं ना आए, लोग कन्विंस हो सके, क्योंकि कई बार लोगों को भी ये मुश्किल होती है। पर्यावरणविद भी कहते हैं कि
कई ऐसी क्लॉजेज हैं जिनको नहीं माना जा रहा है, तो कोई ऐसी योजना पॉलिसी हम बनाएं ताकि ये स्मूथली सारे काम हो सके। देखिए, मेरा अपना मानना है कि पर्यावरणीय कारणों से ही परियोजनाएं नहीं रुकी है। अगर पर्यावरणीय कारणों से रुकना होता तो उत्तराखंड के अंदर अन्य नदियों में भी रुकना चाहिए था, लेकिन परियोजनाएं केवल गंगा और सहायक नदियों में रुकी हुई है। इसका मतलब एक धार्मिक आस्था जो गंगा जी के प्रति है वो एक कारण है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कई बार जो है लोगों की सेंटिमेंट्स को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी हो जाता है, और इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अभी भारत सरकार का आप देखेंगे तो भारत सरकार हाइड्रो पावर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हाइड्रो पावर बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप सोलर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपको ग्रिड स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा, वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट आपको साथ देगा। तो हाइड्रो पावर को बहुत एग्रेसिवली भारत सरकार प्रमोट कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, सिक्किम में, अरुणाचल में, हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक जो गंगा जी के प्रति जो आस्था है उसकी वजह से वहीं पर भागीरथी और अलकनंदा में हमारे रुके हुए हैं। भागीरथी में परमानेंटली रुके हैं, अलकनंदा में टेम्परेली रुके हैं। अन्य नदियों में कोई रोक हमारे यहाँ भी नहीं है। यहाँ वो परियोजनाएं हमारे लिए महंगा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके लिए VGF की अनुरोध कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये स्थिति भी जल्दी बदलेगी, और ख़ासतौर पर अलकनंदा में सारी परियोजनाओं की परमिशन ना भी मिले हो तो कुछ परियोजना का परमिशन मिलने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी चर्चाओं के लिए, आपने हमें वक्त दिया। मुझे लगता है कि बहुत सारी जो शंका आशंकाएं रही होंगी लोगों के मन में भी ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा प्रदेश बनने से लेकर उसकी राह में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे पास क्या अभी बहुत सारे आयाम बाकी हैं, उसे लेकर ख़ासतौर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर चर्चा हुई है। शायद रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा मीनाक्षी जी बता रहे हैं कि आप अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए जाते हैं तो आप एक, मुझे लगता है कि जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात लगातार दुनिया में हो रही है, उसके लिए भी हम एक आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।